नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान पूर्व ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी श्रीमान किताब सिंह भनवाड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी, और सभी आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया और उसके बाद अब वर्तमान में आप, अगर आपकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आपकी लंबी चौड़ी राजनीतिक यात्रा है, आपसे ही हम जानेंगे। लेकिन वर्तमान में आप सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला जींद के मीडिया प्रभारी हैं। बनवाड़ा साहब, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबा चौड़ा काम किया, वहाँ आप सेवानिवृत्त हुए। ये राजनीति की तरफ आने का मन कैसे बना? क्या कारण रहे कि भी इस सेवानिवृत्ति के बाद तो आदमी भगवान, प्रभु भक्ति और सामाजिक कार्यों में जुटने का प्रयास करते हैं या आराम की तरफ दौड़ता है? आपने ऐसा कठिन काम, जहां बड़े बड़े युवा जवान बच्चे हैं वो भी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाते, आपके पास ऐसा क्या गुरु मंत्र है कि, और क्या ऐसा जज्बा है कि आपको राजनीति जैसे कठिन विषय को आपने अपने नज़दीक लाना चाहा? और जितनी हमारे पास जानकारी है, आपने जुलाना विधानसभा से और जींद विधानसभा से, दो विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकी है कांग्रेस की टिकट पर। थोड़ा बताते चले वो राज क्या है, क्या वो ताकत है जिस ताकत के दम पर आपने ऐसी दावेदारी करी? वेद जी, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है वह राजनीति मानेगा जी। मैंने शिक्षा विभाग में लगभग 40 वर्ष सेवा की है जी। भिन्न भिन्न पदों पर जी। जेबीटी अध्यापक से लेकर के हेडमास्टर, प्रिंसिपल और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तक। जी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और सेवा के दौरान, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी अपने मांगों के लिए, अपने हितों के लिए जी, वो सरकार से मांग करते हैं, संघर्ष करते हैं, यूनियन बनाते हैं जी। तो मेरा 1973 से ही ऐसे संघर्ष करने का मेरा अनुभव रहा है जी। 1973 से मैंने यूनियनों में भाग लेना शुरू किया। पहले ब्लॉक राजकीय अध्यापक संघ रजिस्टर नंबर 70 के नाम से जी। पहले ब्लॉक प्रधान भी रहे, फिर जिला प्रधान भी रहे, उसके बाद स्टेट में भी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे। और इसी दौरान जब मैं हेडमास्टर बन गया जी, तो हेडमास्टर और बीओज एसोसिएशन बनाई हमने जी, उसमें काम किया खूब जी। और सरकार संघर्ष किया, मांगे मनवाई जी, बहुत अच्छा काम किया। तो जब वहाँ संघर्ष करने का अनुभव हुआ जी, तो वो भी एक किस्म की राजनीति है जी, निश्चित तौर पे। अगर यूनियन बनती हैं सरकारी कर्मचारियों की जी, या ट्रेड यूनियनों की जी, तो वहाँ जो लोग काम करते हैं जी, तो उनका भी एक किस्म से राजनीति में उनकी रुचि होती है निश्चित तौर पे। तो जब सेवानिवृत्त हुए तो उस समय तो फिर एक स्वाभाविक था जी कि भाई हम जो असली राजनीति की तरफ चले। जी। लेकिन जो प्रश्न आपने एक किया जी कि आप राजनीति में क्यों आए, सामाजिक कार्य में लगते, ये करते वो करते। जी। मैं, अगर कोई आदमी जी राजनीति ईमानदारी से, सच्ची नीयत से करे जी, तो उससे बड़ा सामाजिक कार्य में समझता ही नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन अगर कोई बेईमानी करे, धोखा करे, साजिश करे, रचे, जी वो तो दूसरी बात है। जी। लेकिन जो ईमानदारी से आदमी काम करेगा, नीयत से काम करेगा, तो उससे बड़ी, क्योंकि आजकल सारे कार्य जो राजनीति से होते हैं जी, कोई भी कार्य करना हो किसी प्रकार का भी, जी, हम धार्मिक कार्य करें, सामाजिक करें और भी करें, तो बगैर राजनीति के सपोर्ट के कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पे। तो इसलिए जो आपका ये प्रश्न था जी, इसलिए राजनीति में हमने भाग लेना शुरू किया। जी, और मैंने अपना जो शुरुआत थी जी, वो इनेलो पार्टी से की। जी, और इनेलो पार्टी का मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला का प्रधान रहा जी, राज्य का उपाध्यक्ष रहा। लेकिन 2018 के बाद जी
जब उनमें फूट पड़ी पूरी तरह से, जी तो मैंने उसी टाइम कांटा लगा दिया और मैंने कांग्रेस की तरह मेरा झुकाव हुआ। जी और झुकाव भी फिर ज़्यादा झुकाव क्यों हुआ? भाजपा के जो करतूत हैं, इनकी जो नीति है, जो नीयत है, इसको देख करके हमें इससे बड़ी घृणा हो गई कि ये तो लोगों में फूट डालना, नफरत फैलाना और पाखंड फैलाना। सबसे ज़्यादा मुझे क्या करा कि जितना पाखंड अंधविश्वास इस पार्टी ने फैलाया है, मेरे ख्याल में पुराने वक्त में भी ऐसा पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं था। अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस कर फिर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी दिखाई दी कि जो थोड़ा बहुत सुधार कर सकती है, और उनका इतिहास बड़ा ठीक रहा है, स्वतंत्रता दिलवाई है जी और राष्ट्र निर्माण में भी उनका सहयोग रहा है जी। क्या भारत में क्या आज़ादी मिली थी? कुछ भी नहीं था जी। और देखते हैं कि आप ये 2014 की बात करते, उससे पहले तो बहुत विकास हो चुका था जी, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका था भारत जी। बनवाला साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आज़ादी जब मिली, जब कोई क्या था भारत के पास, आपने कहा कि कांग्रेस के ही क्रियाकलापों की वजह से बहुत ऊंचाइयों तक रहा। लेकिन उस दूसरी तरफ बीजेपी सरकार तो कहती है 70 साल 75 वर्षों में हुआ ही क्या है, जो कुछ हुआ सारा कुछ बीजेपी राज में ही शासनकाल में हुआ। लेकिन आप, अगर मैं गलत ना हो तो आपने हरियाणा को बनते भी देखा होगा, निश्चित तौर पर अनेकों सरकारों को आपने बनते देखा है। क्या नज़र आता है वास्तव में हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में किस राजनेता का और किस पार्टी का विशेष योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज हरियाणा किसी पायदान पर खड़ा है? आपको पता ही है कि ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था जी। उस टाइम हम नौकरी में थे और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी पहले जी, उसके बाद बदलते रहे और आखिर में चौधरी बंशीलाल जब 1968 में आए तो वास्तव में तो हरियाणा के निर्माता चौधरी बंशीलाल जी। बहुत बड़ी बात आप करें बनवाला साहब कि चौधरी बंसीलाल को आप हरियाणा के निर्माता के रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्योंकि फिर आदमी जब ज़्यादा सत्ता में रहता है तो उसमें थोड़ा गुरूर भी आ जाता है जी। तो पब्लिक में ये महसूस हुआ कि थोड़ा सा घमंड आ गया, लेकिन सच्चे थे बिल्कुल जी, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा। तो उसके बाद इमरजेंसी के बाद थोड़ा लोगों में रोष होगा कांग्रेस के प्रति और सरकार बदल दी जी। तो उसके बाद चौधरी देवीलाल जी जी, वो तो हरियाणा के वो तो देश के निर्माता हैं जी। उन्होंने तो देश की राजनीति बदल दी। शायद बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत ही देश में चौधरी देवीलाल जी ने की थी। बुढ़ापा पेंशन नहीं, और इसी प्रकार से उन्होंने 200 रुपया पेंशन बनाई शुरू की और उसके बाद भी उन्होंने एक राजनीतिक चेतना पैदा करी देश में जी। सारे देश का जो था जी। कांग्रेस का राज ही बदल दिया एक आदमी ने। लेकिन वो फिर ज़्यादा दिन तक जो नहीं देख सके, उनके जो वारिस थे उन्होंने जो है उसको संभाल कर नहीं रख सके, विरासत को नहीं संभाल सके और उन्होंने अपना भी नुकसान किया और जनता का तो किया है, कार्यकर्ता भी टूट गए, सब कुछ टूट गए। तो ये था। अब उसके बाद तो कौन आए हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए जी। भजनलाल जी का समय कैसा महसूस? भजनलाल जी बड़े वैसे नरम आदमी थे जी, लेकिन उन्होंने जो जाति पाति का जहर फैलाया वो हमें अच्छा नहीं लगा। किस प्रकार से? उन्होंने जो हर में भेदभाव शुरू कर दिया। उन्होंने तो अधिकार दिए, SCA और SCB बना के कमीशन के आयोग तैयार करके जिसका जो हक था उनको बराबर हक देने का प्रयास किया। उसमें हम उनको दोषी कैसे मान सकते हैं? दोषी मान सकते हैं कि चौधरी देवीलाल ने कमीशन बनाया था, कुलदीप कमीशन जी, और उन्होंने जो है आर्थिक जातियों को BC में शामिल किया था। ठीक है। जिनमें जाट थे और ये रोड थे जी, और ये आहिर थे, बिश्नोई भी थे जी, ये जातियां थी। ठीक है। तो क्यानुमा सरकार जब टूट गई और भजनलाल जी आ गए जी, तो उन्होंने एक रामलाल कमेटी बना करके, कमेटी कोई आयोग नहीं बनाया जी, कमेटी बना करके क्या किया कि 4 जातियां को निकाल करके और बाकी रख दी। अच्छा। जाट निकाल दिए, बिश्नोई निकाल दिए, रोड निकाल दिए
और ये एक दो जाति और से वो निकाल दी। क्या वास्तव में जिन जातियों का जिक्र चौधरी देवीलाल जी ने उनको बैकवर्ड में लेने का किया, क्या वो निकालने के बाद उनके साथ कोई अन्याय हुआ? क्या वो डिजर्व करते थे बैकवर्ड क्लास में रहने के? ये कमीशन का आयोग की रिपोर्ट थी जी कमीशन जो रिपोर्ट देता है जी वो कोई वैसे नहीं देता जी। वो सारी जांच पड़ताल करके देता है। जी तो वो इससे जो है ना जी फिर उसके प्रति थोड़ी सी रोष प्रकट हुआ और फिर वो लगातार जो है इस प्रकार से करते रहे, चाहे नौकरियों में हो जी। चाहे कहीं पर भी हो। जी उन्होंने भेदभाव किया और जिससे जो है ना ये कुछ जातियाँ उनसे दूर हट गई जी और उसका नाम यही होगा कि भाई जाति पाति अध्ययन फैलाने में बदलना ने शुरुआत की। जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आप जिक्र कर रहे थे, बीच में वो इंटरप्ट हो गई बात। जी देखो 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आए, जी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत नरम आदमी और समझदार भी। जी इन्होंने सभी जातियों को साथ लेकर के काम किया। इन पर कोई भी इस प्रकार का लांछन नहीं लगा सकता, वो चाहे वो लगाए जाओ कोई अपने उसमें। जी इन्होंने तो आखिर में क्या था जातों के बीच में किया और जो और जातियाँ थी उनको इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर दे दिया। ठीक है वो जाति उन्हें छोड़ दी नहीं कि जिनको आरक्षण में शामिल ना किया हो, जी चाहे किस रूप से किया हो। जी लेकिन वो इस बीजेपी सरकार ने आते ही जाटों को निकाल दिया जी और जो इकोनॉमिक आधार पर दी थी जिनको जी उनको नौकरी लगाते रहे। लेकिन और भी बड़ा भेदभाव किया। लेकिन वो माननीय न्यायालय ने उसको जस्टिफाई नहीं किया कि वो जस्टिफाई नहीं करता, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया माननीय न्यायालय ने। यही तो बात है, जी न्यायालय ने कर दिया रिजेक्ट। उसके बावजूद भी जो आर्थिक आधार पर जातियां थी उनको तो नौकरी देते रहे जी उस आधार पर, और जो 4-5 जातियां निकाली थी उनको नहीं दी। जी उसके बाद भी न्यायालय के आर्डर के बाद भी, लेकिन बाद में जब उन पर वो हुआ कंटेम्प्ट करी जी उसके बाद भी एक जस्टिस थे, उन्होंने ये क्या कि भाई क्या ये मजाक बना रखा है, कोर्ट के आदेश हो लिए और आप एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे, तब उसे रोक लगाई थी। जी और अब जो 5,000 जो हमारे हैं जो जनरल कैटेगरी आदमी जी जो उसमें लिए थे जी वो विद्यार्थी वो छात्र जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना उन्होंने केस किया हुआ है और वो पेंडिंग है केस। जी बनवाड़ा साहब, अब राजनीतिक यात्रा हमने देखी आपकी नज़र से, क्योंकि आपने हरियाणा बनते देखा था, तो आपकी नज़र से हमने हर वो मुख्यमंत्री के वो चेहरे को जानने का प्रयास किया किसके शासनकाल में क्या हुआ। अब आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं, आपने भी ताल ठोकने का प्रयास किया है, आवेदन किया हुआ है। ये भविष्य का गर्व का विषय है किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है, लेकिन बनवाड़ा साहब का किस प्रकार से दावा मजबूत है। व्यक्ति एक जगह से तो आवेदन करता है, आपने दो जगह से आवेदन जुलाना और जींद से, तो किस तरीके से आपकी दोनों जगह से दावे मजबूत हैं और कैसे उस दावे को जीत में परिवर्तित कर पाएंगे बनवाड़ा से? वेद जी, वैसे तो मेरा कार्य क्षेत्र सारा जींद जिला ही रहा है जी, और प्रदेश में भी, क्योंकि मैं प्रदेश लेवल का भी पता कर रहा हूँ यूनियनों में भी जी और इन राजनीतिक पार्टियों में भी। जी लेकिन मेरा विशेष जो है जुलाना और जींद जी मेरा विशेष रूप से कार्य क्षेत्र रहा है। जी मैं यहाँ पर अध्यापक के रूप में भी जुलाना के गांव में, जी मेरा गांव खुद है, जी सिंधवी खेड़ा है, जी करेला, किलासबरगढ़, करसोड़ा, जी इन सभी गांवों में मैंने सेवा की है। और आप उन गांवों में जाकर के आज पूछ लो, जी वो कारण देसी भाषा में जी आज भी दूध भरते हैं। अच्छा, मतलब है हमने जिस प्रकार की पढ़ाई करवाई वहाँ, जी पढ़ाई करवाई भी और करवाई भी, जी तो वो अब आज तक याद करते हैं जी कि भाई पढ़ाई तो ऐसी होती है, अनुशासन जी और पढ़ाई। जी तो इस करके और हमने और क्या इसके अतिरिक्त जींद में मैंने 8 साल में मास्टर रहा हूँ जी लगातार बॉयज स्कूल में। जी सारे आसपास के बच्चे जींद के जी वहीं पढ़ते थे। जी मैं लास्ट में मैं प्रिंसिपल रहा गर्ल्स स्कूल में। जी तो मैं गली और वार्ड मुझे पता है। जी जींद कई गांवों पर जी निर्जन सारे गांवों में रहा हूँ। जी तो ये कोई मेरे से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, कोई गांव कोई या कोई जो
आज मैं मोस्टली जो आदमी हैं जी वो मेरे नाम को जानते हैं। जी और अब जो, क्योंकि मैं 4 कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन में प्रधान भी हूँ 10 साल से, जी तो उसके नाते भी मेरा संपर्क है जी जींद में भी और जुड़ाना में भी। जी मैं उतना ही अपना अधिकार जुड़ाना मानता हूँ कि जुड़ाना मेरा गांव है, जी और उतना अधिकार मैं जींद में, क्यों जींद में 50 साल से मैं जींद में रह रहा हूँ। जी तो मेरा कार्य क्षेत्र दोनों जगह रहा है, और मेरा लोगों से मतलब मिलना रहा है हर प्रकार से, चाहे सामाजिक कार्यों में क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में। जी क्योंकि हमारा परिवार जो है जी आर्य समाज से संबंधित है। जी शुरू से ही मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी सभी जो है वो आर्य समाज से उनका बहुत संबंध था। जी तो उसी वही विचारधारा, मेरी सिद्धांत की जो विचारधारा ने जी वही हमारे मन में जो है जमी हुई है, वाह और इसलिए मुझे नफरत है ये पाखंड अंधविश्वास से। जी तो इस करके दोनों हल्के जो है ना मेरे हल्के हैं। आप किसी भी गांव में, यहाँ किसी वार्ड में जी जाकर देख लो कि अब वो मेरे नाम से मतलब सभी परिचित हैं। जी और मेरा कार्य तो ऐसा रहा है कि मैं वैसे अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जी मेरा ऐसा अध्यापन हो रहा है जी कि मेरा अपने रिजल्ट भी जी और स्कूल के हेड होते हुए स्कूल के रिजल्ट भी हमेशा जी बढ़िया रहे, बोर्ड से ऊपर रहे। जी। मेरे ख्याल में सारे हरियाणा में कोई एक आधा उदाहरण नहीं मिलेगा जी जिसके खुद के रिजल्ट भी और स्कूल के रिजल्ट भी, क्योंकि स्कूल के रिजल्ट कई बार खराब क्यों जाते हैं कि अगर एक अध्यापक एक पोस्ट खाली हो, मैथ्स की, साइंस की या और खाली होगी जी तो रिजल्ट खराब हो जाता है। जी या एक आधा अध्यापक कोई कम पढ़ाने वाला मिल जाए जी तो उससे रिजल्ट खराब हो जाता है। लेकिन मैंने अपने स्कूल का रिजल्ट जो जनरल रिजल्ट है वो कभी भी खराब होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञान था ही पढ़वाने का भी और पढ़ाने का भी। जी तो आप ये कहीं से पता कर लो, ऐसा उदाहरण आपको मिले नहीं गा कि जिसका खुद का रिजल्ट भी और स्कूल का रिजल्ट भी हमेशा बोर्ड से ऊपर रहा हो। बनवाड़ा साहब, आपने इतने लंबे वर्ष तक शिक्षण क्षेत्र में कार्य किया और आपने जैसे बताया कि मेरिट से कम आपका ओवरऑल रिजल्ट आपने आने नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी की यदि आपको टिकट मिलती है जुलाना या जींद विधानसभा से, वहाँ कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वहाँ भी आपके जैसे शिक्षण क्षेत्र में मेरिट से वो रिजल्ट रहे तो चुनावी क्षेत्र में भी आपके रिजल्ट मेरिट से ऊपर आएंगे? ये तो कांग्रेस का जो हाईकमांड है उसका काम देखना है। हमने अपना आवेदन दे दिया है जी उसमें सारी बातें लिख दी हैं। जी और मैं फिलहाल रिटायर्ड कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ जी जिला जींद का मीडिया प्रभारी भी हूँ, आप रोज देखते भी होंगे। जी तो जब एक पद पार्टी ने दिया है मुझे तो पार्टी गौर तो करेगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपकी मेरिट वाले रिजल्ट हमेशा रहे और आपने दावा किया पूरे हरियाणा में गिने चुने ऐसे स्कूल या टीचर रहे होंगे जिसमें आपके रिजल्ट रहे, यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है जुलाना या जींद विधानसभा से, तो जींद की जनता या जुलाना की जनता उम्मीद करे कि चुनावी परीक्षा में बनवाड़ा जी का रिजल्ट अब वो मेरिट रहने वाला है। जो ये तो जनता ने देखना है। नहीं, आपके किए हुए कार्य, बेहतरीन कार्य का और आपका जिस प्रकार से संपर्क रहा है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ट्रेड यूनियंस के आप सदस्य रहे, उसके पदाधिकारी रहे, अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप कर्मचारी प्रकोष्ठ में हैं, तो क्या उम्मीद करें कि वास्तव में रिजल्ट अब वो मेरिट रहेगा? नहीं, मुझे तो आशा पूरी है जी। लेकिन ये जनता की मर्जी है, जनता देखना है कि अब कौन आदमी कैसा है। ये तो टिकट मिलने पर बात है ना। जी जब तक टिकट नहीं मिलती तब तो कांग्रेस के हाईकमान के हाथ में है। जी टिकट जिसको मिलेगी जनता उसी को सपोर्ट करेगी। जी और बाकी जो है मेरा ये पर्सनल व्यू भी है जी कि जिसको टिकट मिले उसी को, जो कांग्रेस समर्थक हैं उसी को वोट दें और अपने और कहीं वोट डाल के वोट को खराब ना करें। आपने बहुत गहरी बात कह दी कि आप कांग्रेस पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता हैं। आपने कहा कि अपने वोट को खराब करने की आवश्यकता नहीं,
सही और जायज़ जिस भी पार्टी संगठन जिस व्यक्ति को टिकट दे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी विधानसभा क्षेत्र में, आप उसके साथ लग के पार्टी के लिए काम करने का आपका मंतव्य मुझे नजर आया। मेरा तो 2019 से जी। लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसी टाइम से ही मेरा और मेरे जो साथी रहे हैं उनका एक ही विचार रहा है कि वही कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, ये तो सोचना ही नहीं है कि वह कौन आ गया। अगर वो इस तरह सोचेंगे तो वो स्वार्थी है जी। तो मेरा तो ये बिल्कुल हृदय से ये मेरे विचार हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो टिकट देगी सोच समझ करके देगी जी। क्योंकि उनको भी एमएलए चाहिए, विधायक चाहिए जी। ऐसे तो नहीं है कि वो दे देंगे टिकट, वो सोच के टिकट देंगे जी। और इसलिए हरेक का कर्तव्य बनता है कि वो जिसको भी टिकट मिल जाए, दुराना आलिया जींद आलिया, जी। तो सभी साथी जो टिकटार्थी हैं वो दिलो जान से हृदय से उनको सपोर्ट करें, तभी जो है कांग्रेस का राज आ सकता है। अगर टांग खिंचाई करी तो हाईकमान देख लेगा उनको, उनका भविष्य जो है ना, इस तरह के लोगों का भविष्य खत्म हो जाता है जो पार्टी को धोखा देते हैं या पार्टी अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो मेरा तो एक ही विचार है, पार्टी किसी को टिकट दे दे, जो है उसको सपोर्ट करो और भाई अपने उसको जिताओ। जी। बनवाला साहब, आपने शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाते हुए अनेकों बच्चों को सिविल सर्विसेज में, आईएएस आईपीएस, आपके पढ़ाए हुए बच्चे हर दिशा में निकले होंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राजनीति के क्षेत्र में आप आ रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद जैसे वहाँ आपने देश निर्माण का कार्य किया बच्चों को पढ़ाकर, तो राजनीति के क्षेत्र में आने के बाद जींद और जुलाना के लिए जिस भी विधानसभा से आपकी टिकट फाइनल हो गई, वहाँ का आपका विज़न क्या है? कैसे बेरोजगारी पर आप काबू पाएंगे? कैसे इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जाए? कैसे आम जनमानस की समस्याओं को ऑफिस के चक्कर काटने से पीछा छूटे? क्या विज़न लेके चले हैं बनवाला जी? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का कोई ना कोई एक विज़न और एक दृश्य नज़र आना चाहिए उसको, लक्ष्य, कि इस लक्ष्य को लेकर वो राजनीति में आना चाह रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा आमजन को मिल पाए। द्रविड़ जी, अगर भगवान ने समय दिया जी। पार्टी की मेहरबानी हुई, जनता ने सहयोग दिया जी। तो हम तो एक ऐसा विधायक बन करके दिखाएंगे जी। आदर्श, जी। कि लोग ये देखेंगे कि वे इस तरह के विधायक होते हैं। जी। हम जो है काम करवाना जानते हैं, करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं। जी। चाहे वो कोई दफ्तरा काम हो, चाहे कोई राजनीतिक काम हो, जी। तो उसका हमने पता है। तो हमने 40 साल यही काम किया है। जी। सरकार के जो आदेश हैं उनका पालन किया है, जी। उनकी जो नीतियाँ हैं उनको हम लागू किया है। जो नीतियाँ कुछ विपरीत थी उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है जी। यूनियन के माध्यम से। तो ये जो हमने पता है। अब जींद कई साल से हम कह रहे थे कि भाई जींद में एक खेल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है। क्या बात है, बहुत बड़ा मुद्दा आपने, आप अकेले ऐसे व्यक्ति मुझे अभी तक मिले हैं, राजनीतिक इंटरव्यू में लगातार कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का विजन पहली बार किसी व्यक्ति के मुखारबिन से मैं सुन रहा हूं कि खेल यूनिवर्सिटी के लिए आपने एक, आपका विजन अलग से, सब नेताओं की भीड़ से अलग से आपका विजन नजर आता है। यहाँ आने को नेता मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन आपका विजन उन नेताओं की भीड़ से अलग नजर आता है। नहीं, ये मेरा विचार को अभी नहीं बनाया जी। ये मेरा विचार लगभग 2005 से ही है जी, कि वे जब खेल यूनिवर्सिटी बहुत जरूरत है जी। ये तो जो चौधरी यूनिवर्सिटी बनाई है तो साहब ने जी ये बनाई दी थी जी, लेकिन खेल उसके लिए हमने जगह भी बता दी थी। अच्छा, खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी जगह बता दी? निडानी के पास जहाँ जो एक मलिक साहब की जो एकेडमी बनी हुई है जी, वहाँ वो बिल्कुल थली है जी, और वहाँ पैदावार भी कम होती है। वो इतनी बढ़िया जगह थी खेल यूनिवर्सिटी के लिए, बड़ी आदर्श जगह जी। और वहाँ खेल यूनिवर्सिटी बन जाती तो क्या था, जींद का नक्शा न्यारा होता। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेल यूनिवर्सिटी बना दी राई जी। राई तो पहले खेल कूद विद्यालय था जी, उसकी यूनिवर्सिटी बना दिया जी। तो ये जो है हमारे बात समझ में नहीं आई और यहाँ खेल यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जी। ये तो थी जींद की बात जी। और एक चलो मेडिकल जो कॉलेज है ये बनेगा लगभग तैयार हो जाए चालू जी, क्योंकि यहाँ
स्वास्थ्य की भी जो सुविधाएं थी बहुत कम थी। जी अब देखते हैं कि इसमें से सुविधाएं कितनी होंगी, क्या होंगी। जी। और इसके बाद एक जो ये किनारा के आसपास जी है तो उसमें जुलाना में, जी लेकिन जींद से मिलता ही है। जी ये ट्रक जो बोट बनती हैं जी। उसका हब बना हुआ है, जी तो ये मार्केट भी बहुत जरूरी है। बॉडी मेकर जो एक मेकर है तो- एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट का कह लो, जी ट्रांसपोर्ट का केंद्र, जी ये भी यहाँ बन सकता है, जी ये भी बनाना चाहिए। और बाकी दो सड़कें हैं और हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ से बड़ी यहाँ वही हुई कि जो ये ईंटों की, ये ब्लॉक की जो सड़कें बनाई है ना, ये तो गलियों में लगती हैं। जी ये बड़ी बड़ी सड़कों पर ये लगा दिया, तो ये इसे क्या है, इसे तो ठोकर ला करके बूढ़े आदमी गिरने लग रहे। जी तो ये रोटियाँ सीमेंट की चाहिए, जी जहाँ पानी खड़ा होता है, या फिर तारकोल की वो होती है। ये पता नहीं ब्लॉक की जो गली बनती थी, गांव में बनती थी या शहर में, जहाँ ये मटेरियल नहीं जा सकता, जी रोड़ी सीमेंट वगैरह, उन गलियों में ईंट लगती थी। ये जो बीजेपी ने शुरू किया है काम 14 से ही, हमने तो 14 से बनाई थी, जब शुरू हुआ ना उस टाइम विरोध किया था जी कि भाई ये ठीक नहीं आ रही, अब सब लोग उसको जो है ना विरोध कर रहे हैं कि क्या लगा दिया। और बात की रही जुड़ाने की, जी क्योंकि हमारा गांव पहले जींद हल्के में था जी 2009 तक। जी 2009 के चुनाव हुए जब, उस टाइम जुड़ाना में कर दिया था, जो ये आयोग ने किया था। जी जुड़ाना में क्या है, जुड़ाना तो बहुत ही बैकवर्ड छोड़ दिया। जी जुड़ाना शहर में जाकर देखो, मंडी में देखो, कुछ भी नहीं है। तो जुड़ाना में भी, जुड़ाना में तो हाईवे पर आ गया, जी ऐसे बाउंड्री पर आ गया, अब तो वहाँ बहुत कुछ बन सकता है। जी यहाँ हमारे आपके गांव के पास, हमारे गांव के पास भी एक जो बाउंड्री चलेगा, जी यहाँ बन सकता है। जी तो यहाँ कोई न कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जी तभी इस जींद जिले का भला हो सकता है। जी क्यों? क्योंकि अब ये अपने जो जवान जाते हैं गुड़गांव या और, वहाँ क्या 8-10 रुपये मिलते हैं शुरू में, जी मकान का किराया भी चलेगा, खाना पीना वहाँ बचता नहीं, इसलिए जाते नहीं वहाँ। जी यहाँ जब कोई इंडस्ट्री लग जाएगी तो बहुत ही जो जवान बेचारे फिरने लग रहे हैं या बाहर विदेश में जाने लग रहे हैं अपने किले बेच के, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ वो उनको अपना रोजगार मिल जाए। तो अगर 15,000 रुपये मिलते हैं जी और घर की रोटी खाएं, करा रहें, जी वो उसमें भी काम चल जाएगा। जी तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इंडस्ट्री, खेल विद्यालय जुड़ाना जींद, जी इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी इनका विकास हो सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बनवाड़ा साहब, यदि शिक्षा के क्षेत्र की बात ना करें तो ये इंटरव्यू निरस रह जाता है, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र का है। वर्तमान स्थिति में शिक्षा को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या और सुधार आवश्यक हैं ताकि एक गरीब का बच्चा भी ठीक से शिक्षा ले पाए, ठीक से सम्मानजनक तरीके से वो भी जीवन यापन कर पाए, मुख्य धारा में आ सके और उसको भी अपने राइट्स का पता लग सके और वो अच्छे से शिक्षा लेके एक देश का अच्छे निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। क्या खामियां वर्तमान में आपको शिक्षा नीति में नज़र आती हैं और क्या और सुधार किया जा सकता है बेहतरीन शिक्षा नीति लाने के लिए? वेद जी, देश का निर्माण जरूरी है, उससे पहले मनुष्य का निर्माण जरूरी है जी, और मनुष्य के निर्माण के लिए शिक्षा अति आवश्यक है जी, और साथ साथ स्वास्थ्य आवश्यक है। जी। ये दो चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, जी, ये मनुष्य के विकास के निर्माण के लिए, और मनुष्य का निर्माण विकास होगा, देश का निर्माण विकास अपने आप हो जाएगा। जी, तो इनकी जो कमी है, अब मैं समझता हूँ कि बीजेपी के राज आने के बाद तो शिक्षा का तो बट्टा बैठी है, बिल्कुल बट्टा बैठ गया। अब रोज पढ़ो, अखबार पढ़ते हो आप जी, स्कूल के स्कूल खाली पड़े हैं, कॉलेज में लेक्चर नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और उन्होंने एक ऐसी नीति अपना ली कि सरकारी स्कूलों से निकल के बच्चे जी, प्राइवेट में जाने लग रहे हैं। जी, और प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में ठीक है, उनका अपना अरेंजमेंट होता है, अपना उनकी अपनी सरकार होती है, जी, वो ठीक तरह से वो कर लेते हैं। जी। सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा, क्योंकि सरकार का होता है, उसमें डिपेंड करता है अधिकारी पर, जी, ब्लॉक का अधिकारी या जिले का या स्कूल का हेड है, जी, वो अगर ठीक होगा
तो मैं प्राइवेट स्कूल में मुकाबला कर नहीं सकते सरकारी स्कूलों का, तो क्वालिफाइड अध्यापक होते हैं जी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एचपीएससी के थ्रू बहुत वेल क्वालिफाइड और ऑन मेरिट के वो प्रोफेसर या लेक्चरर या स्कूल टीचर होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका मुकाबला प्राइवेट सेक्टर वाला किसी भी तरीके से कर नहीं पा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सरकार की नीतियों के कारण, चाहे वो नीति कैसी भी हो, तो वो उनसे काम लेते नहीं, और काम अगर ले भी तो उसका जो परिणाम जो है उसको कुछ देते ही नहीं। काम करने वाले को सरकार है ये राज्य पुरस्कार वाद्य तो रखे हैं, हाँ। लेकिन वो भी कैसे मिलते हैं? सिफारिश से जी। वो देखते नहीं मेरिट है क्या है जी। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इस बात का जी भुक्तभोगी हूँ। मैंने 1998 में मैं मनोहरपुर हेडमास्टर था जी, और मैंने राज्य पुरस्कार के लिए अप्लाई कर दिया जी। जींद जिले से एक ही केस था जी, और उसमें क्या है कि हेड जो है उसमें प्रिंसिपल आगे, हेडमास्टर आगे जी, 2 को मिलता है सारे हरियाणा में, एक महिला को एक पुरुष को। ठीक है। तो एक और केस भी जुआ दिया किसी ने रेंजेस में, जो वो मतलब किसी तरह से वो एलिजिबल ही नहीं था। ठीक है। भिजवा दिया सिफारिश से जी, और वहाँ जाकर के जाति पाति का चक्कर चल गया जी। तो वहाँ जो शिक्षा मंत्री था जी, उन्होंने अप्रोच कर ली कि भाई इसको तो मिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसको मिल नहीं सका था जी, भाई इसको भी नहीं मिलना चाहिए जी। तो उस बार क्या हुआ कि पुरुष वर्ग में किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि एलिजिबल मैं एक था, सारे हरियाणा में एलिजिबल मैं एक था। ठीक है। और कोई था ही नहीं जी। तो एक महिला को दे दिया, पुरुष वर्ग को किसी को भी नहीं दिया गया जी। तो ये मैं शिकार हुआ, क्योंकि पता लग गया कि भाई तो वो सिफारिश था, उसमें मिल नहीं सका था जी। मेरे उसमें अड़चन डाल दी जी। तो ये मेरा, उसके बाद में बीओ लग गया मैं जी। तो बीओ लगने के बाद वो एलिजिबल नहीं रहता जी। हेडमास्टर या प्रिंसिपल हो वो एलिजिबल होता है जी जी जी। तो ये मैं शिकार हुआ इसका जी। तो क्या और नया, अब बार बार माननीय हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार बार सरकार को, प्रशासन को आदेश करता है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रोकिए, उन पर नकेल कसिए, उनको बंद कीजिए। पिछले लंबे समय से कई सालों से ऐसे जिक्र है, लेकिन हर बार सरकार टाल मटोल और प्रशासन टाल मटोल की प्रक्रिया में रहता है। क्या आप इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि शिक्षाविद हैं, क्या एक जब आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, आप उस स्कूल को चलाने की किस प्रकार से आप परमिशन दे सकते हैं? उससे तो देश निर्माण होना है, और आप गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को चलाकर उनमें किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो बाद में पता लगता है कि जहाँ से आपने कहीं 10वीं 12वीं की वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल थे। उसको किस नज़रिए से देखते हैं? और यदि कांग्रेस पार्टी में यदि आपको एक टिकट मिलती है और आपको विधायक बनने का अवसर मिलता है, किस प्रकार से इस शिक्षा नीति में, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आप करते चलेंगे? शिक्षा का जहाँ तक संबंध है, इस सरकार ने आकर के, भाजपा ने तो निजीकरण की ओर धकेल दिया, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। ये जो है बड़ा घातक है आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि वहाँ फीसें बहुत ज़्यादा हैं, कई तरह के वो फंड लेते हैं और लेते हैं। और अभी तो किया था कि भाई ये गरीब बच्चों के मुद्दाने के लिए, अब क्या कर दिया इनने कि यहाँ तो जो बच्चा रहेगा उसे फीस लगेगी जी, और वहाँ जो लगेगी उनको फीस नहीं लगेगी। लेकिन सरकार पैसा नहीं दे रही प्राइवेट स्कूलों को जी। प्राइवेट स्कूलों का बकाया है करोड़ों रुपया सरकार की तरफ जी। तो इसलिए ना तो बच्चे उधर रहे, ना बच्चे उधर रहे। ये बैलेंस रहना चाहिए जी, सरकारी और निजीकरण में जी। एक शरा निजीकरण की तरफ अगर चला जाएंगे तो निजीकरण क्या होता है, एक आदमी की दुकान है, एक आदमी वो कभी दो निकाल दो अध्यापक को, कभी ले लो, या उन पर क्या डंडा रखेंगे, वो मेंटली जो है ना प्रेशर में रहेंगे अध्यापक जी। जो अध्यापक मेंटली प्रेशर में रहेगा परिणाम दे, हाँ तो भाई ये कदर निकाल दें, छोटी मोटी गलती हो जाए, ये हो जाए, तो वो पढ़ाया क्या जी। पढ़ाना जो है एक बहुत ही स्वतंत्र जो दिमाग रहेगा, निश्चिंत दिमाग रहेगा, वो पढ़ा सकता है जी।
तो ये जो शिक्षा की नीति, तो ये नहीं कि ये नई शिक्षा नीति, जी ये बिल्कुल बेकार है, हम्म बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं है इसमें, जी सिर्फ दिखावा है। जी ताकि हम छठी से जो है ना शिल्पकार बनाएंगे, कलाकार बनाएंगे, ये और वहीं उसको हथौड़ा देंगे, वही दरांती देंगे। ये क्या है? ये तो पहले भी था, ये तो पहले से ही जी मैं ये वो लगते थे, पीरियड भी लगते थे जी कि भाई जो का आदमी क्राफ्ट लेना चाहे, अनेक क्राफ्ट थे, जी वो भी कर सकता है। जी लेकिन ये इन्होंने जो एक ढोंग बना दिया शिक्षा की तरफ। और क्या, एक और चीज बताऊं, आप कहीं जाकर देख लो, 2014 से लेकर के आज तक जी को मैं एक आध स्कूल तो करता नहीं, इन्होंने ईंट लगाने दूर रही, सफेदी रंगरों के भी नहीं करवाया है। आप स्कूल में जाकर देख लो, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कोई साक्षात है, ये कोई वो नहीं। किसी स्कूल में चले जाओ, सफेदी तक नहीं करवाई और ईंट तो लगाने दूर रही। जी ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में, हम तो जब रिटायर हो लिए थे, जी उस टाइम पे बहुत ग्रांटें आई और बहुत कमरे बने, लैब बनी, जी कंप्यूटर लैब बनी। जी अब वो उसके बाद जो है ना, इन्होंने आकर के तो एक भी अगर ईंट लगी होगी स्कूल में, जी कोई का स्कूल बना दिया हो, हम कह नहीं सकते। जी सारे प्रदेश में जिला वाइज ख्याल में एक स्कूल भी नहीं बनाया हुआ, जी और ना सफेदी हुई, ना रंग रोगन हुआ, उनका बुरा हाल है। तो जो बाहर से देखेंगे स्कूल का कि अभी इतना बुरा हाल है, तो वहाँ कौन पढ़ने आएगा? जी तो ये सरकार को चाहिए था कि मेंटेन करना चाहिए। जी लेकिन इन्होंने तो क्या था कि भाई सरकार स्कूल तो बंद कर दो और निजीकरण की तरफ जाएंगे, आधे पढ़ेंगे आधे नहीं पढ़ेंगे। और वो उनको अपना सारी ये क्या है कि ये बड़े बड़े कारपोरेटरों को ये सौंपना चाहते हैं, जो स्कूल सरकारी बिल्डिंग है ना स्कूलों की, जी बस स्कूल बंद हो जाएं और उनको हम ये सौंप दें, वो फिर स्कूल चलाएं इन्हीं में। जी वो कंपनियां या वो कारपोरेट हाउस वो उन्हीं स्कूलों में जो गाँव ने बनाए हैं, पंचायत ने बनाए हैं अपने पैसे से, जी उनको सौंप देंगे और वहाँ वो स्कूल चलाएंगे। इनकी ये नीति है। जी बनवाला साहब, आपने कहा कि आपका उद्देश्य, जिस प्रकार से आइडियल टीचर आप आदर्श अध्यापक रहे, इस प्रकार से एक आदर्श राजनेता के रूप में आपका विज़न है, उस विज़न को आप लेके चले हैं। जाते जाते पार्टी हाईकमान, प्रदेश हाईकमान कांग्रेस और राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस, उनसे आप क्या अपील करेंगे? और जो जुलाना और जींद विधानसभा की जनता, किन उनसे आप क्या अपील करते चलेंगे? क्यों वो आपको वोट दें और किस प्रकार से वो आपको विधायक के रूप में विजय श्री को आपको प्राप्त कराएं? जहाँ तक टेट का मतलब है, ये तो अभी जैसे हम सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि भाई स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू होंगे, तो वहाँ जब साक्षात बातें होंगी जी तो हम उनको अपनी बताएंगे सारी बात। जी अगर उनकी समझ में अगर आएगी तो हमारी बात अच्छी तरह सुन लेंगे जी और फिर ठान लेंगे। जी तो मेरे जैसे और भी बहुत हैं, जी वो अपनी बात रखेंगे। सभी अच्छे लोग हैं, जी सभी में उमंग है, जी जवान भी हैं, उनमें कोई युवा भी हैं, जी कुछ मध्यम उम्र के भी हैं, कुछ हमारी उम्र के भी हैं। जी तो वो अपनी अपनी बातें रखेंगे। सभी पार्टी के समर्थक हैं और सभी काम करने पार्टी के लिए, सभी बड़े अच्छे हैं। जी तो पार्टी जिसको चाहेगी उसको हो जाएगी। उसके बाद जी टिकट मिलने के बाद जी जनता के पास जाएंगे, जी चाहे टिकट किसी को मिले। जी तो जनता तो वैसे तो हवा तो ये कह रही है, जनता तैयार खड़ी है, जी जनता तो इंतजार कर रही है जी कि कोई टिकट देगा आ जाओ, जी उसी को वोट देंगे जी मतलब मेजोरिटी में। जी बनवाला साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर बनवाला साहब ने अपना विजन, लक्ष्य और अपना आदर्श, जिस प्रकार से वो आदर्श अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना जीवन और सेवाएं दी हैं सरकारी क्षेत्र में, उसी प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में भी उनका सपना है कि वो आदर्श राजनेता के रूप में उनको जाना जाए, पहचाना जाए और अपने कामों का विजन जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, ये भविष्य के गर्व का विषय है। किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देते हैं जुलाना जींद विधानसभा से। और मैं बार बार कहता हूँ, जैसा कार्यक्रम का नाम है, किसका हरियाणा की राजनीति में लगेगा धूल में लठ, उसका कारण ये है, टिकट मांगने वाले सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन टिकट मिलने वाले किसी एक व्यक्ति को है। तो निश्चित तौर पर ये लगने वाला है धूल में लठ। और ये देखने वाली बात होगी, क्या सेवानिवृत्त बीओ
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर किताब सिंह भनवाला जी का क्या राजनीति में लग पाएगा धूल में लट। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।